उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गया है। इसके बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। भूस्खलन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन सचिव गुरुवार को जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ जरूरी मीटिंग की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भूस्खलन के नीचे रहने वाले परिवारों को जल्द हटाने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द सुरक्षात्मक कार्य करवाने की बात कही। आपदा सचिव ने बताया कि बारिश होते ही पत्थरों के नीचे आने की बड़ी आशंका है। साथ ही ट्रीटमेंट के लिए 4 प्लान सामने आए हैं, जिस पर एक्सपर्ट टीम से सर्वे कराकर जल्द भूस्खलन जोन पर कार्य करवाया जाएगा, जिससे शहर को सुरक्षित रखा जा सके। हमको हटा लें, वहाँ कोई न रहे जब तक पत्थर वहाँ पे अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए एक पीएचडीसी को या किसी संस्था को हम आप शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है। तो वो हमने देख लिया है। अब एक एक्सपर्ट एजेंसी लगा के हम लोग उस पर सर्वे कराएंगे कि किस तरह से काम किया जाना है। 3-4 प्लान हमारे पास हैं, उस 3-4 प्लान में कौन सा काम कहाँ पर करना है वो हमें डिसाइड करना है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी वरुणावत भूस्खलन के बाद अलर्ट मोड पर हैं और सीएम धामी ने देहरादून में आज अधिकारियों की मीटिंग ली। सचिवालय में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग की मीटिंग ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मीटिंग में वरुणावत को लेकर भी निर्देश दिए गए, साथ ही जगहों पर भी आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने ली आपदा प्रबंधन की मीटिंग। वरुणावत को लेकर अलर्ट मोड में सरकार नजर आ रही है। सीएम ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर चमोली से है। यहां पर जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर से बारिश मुसीबत बनकर टूटी। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बहकर आने लग गए हैं। घरों में लोगों के घरों तक ही घुस रहे हैं, जिससे पूरे गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लग गया है। पंगनो गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लग गया और भूस्खलन होते ही बड़ी तबाही भी हो सकती है। पिछले साल भी यहां तबाही हुई थी, जिसकी जद में 50 गांव आए थे और अब नए परिवार भी मलबे की चपेट में आने लग गए हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मिलम रोड पर रगाड़ी पुल के पास अचानक से पानी बढ़ गया है। यहां पानी के साथ एकाएक बड़े बड़े बोल्डर्स भी बहकर आने लग गए हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। ऊपरी इलाके में तेज बारिश होने से इस इलाके में नाली ने भयानक रूप ले लिया है। गनीमत ये रही कि लोगों के अलर्ट रहने से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन नाले ने जिस तरह तांडव मचाया उससे हर कोई दंग है। टिहरी के भिलंगना के आपदा प्रभावित ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 अगस्त को बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी और अब लगातार हो रही बारिश से धुत्तू क्षेत्र के मेंडू और भाड़ गांव में जमीन धंसने से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे करीब 31 परिवारों ने अपने घर खाली कर गाँव के प्राथमिक स्कूल में शरण ली है। भिलंगना नदी से हो रहे कटाव के चलते गाँव को भी खतरा बना हुआ है। कुछ परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा किराया दिया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के बाद विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक भी जनजीवन कोई सामान्य नहीं हुआ है और लगातार बारिश होने के कारण जो अभी तक भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोगों के मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। लोग एक तो अपने रिश्तेदारों के घर जाने को मजबूर हैं। 38 फैमिलीज़ के अराउंड हमारे पास में जिनके घर असुरक्षित निकल के आए हैं, तो उनके लिए हमने रेंटल का प्रस्ताव मूव कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी का स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं तो अभी तात्कालिक रूप से उनको सहायता भी अनुमन्य जो है वो दे दी गई है। एंड नंबर 3, हमारा जो अगर विस्थापन की श्रेणी से दृष्टि से उसको दिखवाना है या क्या कारण है जियोलॉजिकल जो कराना है, वो भी हमारा सर्वे जो है वो फील्ड पर हो गया, बट वो रिपोर्ट वगैरह सब्सटैंशलाइज होने के बाद में उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में उत्तराखंड राजस्व परिषद में वकीलों की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुकदमे की पैरवी को लेकर राजस्व परिषद उत्तराखंड में 2 वकीलों की बीच जमकर बीच मारपीट हो गई है। इसको लेकर वकीलों ने एसएसपी देहरादून से उचित कार्रवाई की मांग की। मामले में एसएसपी का कहना है कि मामले में शिकायत मिली है जिस पर उचित कार्रवाई होगी। प्रारंभिक शिकायत ये थी कि वहाँ पर एक मुकदमे की पैरवी के लिए वहाँ पर कुछ हॉट टॉक हो गई 2 पक्षों में, और इसमें जो दोनों अधिवक्तागण थे इनके द्वारा कुछ हॉट टॉक के दौरान दूसरा जो पक्ष था वो भी अधिवक्ता है, उनके द्वारा इनके साथ जो है मैन हैंडलिंग की गई और हाथापाई की गई। न्यूज 18 की चलाई गई मुहिम आखिरकार रंग लाई है और बीते करीब 4 महीनों से म्यांमार में फंसा देहरादून का विधान गौतम सकुशल अपने घर वापस लौट आया है। घर लौटने पर विधान और उसके परिवार वालों ने न्यूज 18 का आभार भी जताया। देखिए। म्यांमार में साइबर ठगों के चंगुल में फंसा विधान गौतम आखिरकार अपने घर पहुंच गया। देहरादून के विधान गौतम को म्यांमार में साइबर अपराधियों ने बंधक बना रखा था। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसमें नौकरी के नाम पर पहले बैंकॉक बुलाया जाता है और वहां से जबरन म्यांमार ले जाकर साइबर अपराध की दुनिया में झोंक दिया जाता है। काम करने से इनकार करने पर उनको टॉर्चर किया जाता है। विधान भी इसी साल 21 मई को नौकरी के लिए बैंकॉक गया था, जहां से उसे बंधक बनाकर म्यांमार भेज दिया गया, जहां उसके जैसे और भी बंधक थे। पूरे के पैसे दो या तो नहीं, या तो काम करो। अब बोल रहे कि हम तुम्हें मार के काम कराएंगे, और ये था कि हम उनका भरोसा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि और बंदों ने भी पैसे दिए तो उनके मतलब उनको भेजा नहीं कर। विधान और उसके 6 साथियों ने किसी तरह से एम्बेसी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी के लोगों को पता चला तो विधान और उसके साथियों के साथ मारपीट हुई और अपने अपने घरों से $5,000 लाने की डिमांड की गई। इसमें विधान के परिजनों ने भी $2,000 दिए। फिर थाईलैंड से एक शंकर नाम के शख्स ने कंपनी में संपर्क किया और फिर 8 लोगों को निकाला गया। पहले म्यांमार की आर्मी जेल में रखा गया, जहां $1,500 का जुर्माना लिया गया और फिर सभी को थाईलैंड की जेल में 1 महीने रखा गया, जिसके बाद उन्हें बैंकॉक से दिल्ली भेजा गया। विधान के घर पहुंचने पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक चोरी चुपके से हमने एक फोन लिया, वहीं के किसी लोकल बंदे से हमने फोन लिया। हमने कहा कि हमें फोन चाहिए, तो हमने उसे पैसे दिए 3,000 था ये बार। तो उसने हमें iPhone 6 पकड़ाया, तो उसने iPhone 6 और सिम डालवाया, उसमें रिचार्ज करवाया, ये उसने हमें दिया। तो हमने फिर उससे एम्बेसी को कांटेक्ट करा। एम्बेसी को कांटेक्ट करने के बाद तो उन लोगों को जब पता लग गया, एम्बेसी ने जब वहाँ पे लिस्ट भेजी, उन लोगों को पता लग गया कि अभी ये बंदे यहाँ से निकलने वाले हैं। तो उन्होंने हम 6 बंदों को उठाया। 6 बंदों को उठाकर उन्होंने हमें पहले एक रूम में डाला। 1 हफ्ते तक तो उन्होंने हमें रूम पे डाल के रखा, हथकड़ी बांध के। जब मैंने सुना था कि इतने बच्चे फंसे हैं, क्या पता किसी के पेरेंट्स को पता हो या ना हो। चलो मेरे बेटे का माइंड इतना अच्छा था कि उन लोगों ने अपने घर में कांटेक्ट किया, बताया। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स को उनके बच्चे कहाँ हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बेटा बाहर देश गया, भूल गया वो हमें, पर पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके साथ क्या गलत हुआ। म्यांमार में अब भी करीब 1,000 से ज्यादा युवा भारत के हैं, जिनमें से 50 युवक उत्तराखंड के हैं जो गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उम्मीद है कि ये सभी युवक जल्द ही अपने घरों को लौट आएंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और कुवैत में नौकरी करने गए कोटद्वार के शिवदेन बलूनी बीते 1 साल से वहां फंस गए हैं। शिवदेन के पास ना तो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही उसे सैलरी मिल रही है। और शिवदेन को पाकिस्तान के जावेद खान ने अपने झांसे में लिया, नौकरी के लिए कुवैत बुलाया। शिवदेन बलूनी के परिवार ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से उन्हें वापस भारत लाने की गुजारिश की, जिसके बाद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी लेटर लिखा और शिवदेन को वापस लाने की मांग की। गुरुवार को अनिल बलूनी के प्रतिनिधि के तौर पर शिवदेन बलूनी के परिवार से बीजेपी नेता विपिन कैंथोला ने मुलाकात की और उनके बेटे के जल्द घर वापसी का आश्वासन दिया है। वो
दिक्कतें हैं, जो उसका मालिक है उसको सैलरी भी नहीं दे रहा, उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो उसने किसी माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क किया और कल मैंने सांसद जी को उसकी जो है इनके परिवार वालों की जो रिक्वेस्ट है उनका रिक्वेस्ट लेटर भेजा था। उन्होंने कल ही इस विषय पर जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उनसे पत्र भी लिखा, उनसे दूरभाष में वार्ता भी की। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में रेलवे की लैंड से कब्जा हटेगा या फिर कब्जा बरकरार रहेगा, इसे लेकर अब जल्द फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार से जमीन का सर्वे शुरू जा रहा है। सर्वे करेंगे, इससे ये पता चल सकेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कितना अतिक्रमण है और जमीन पर कब्जा देकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण माना था और करीब 4000 घरों को तोड़ने का आदेश दिया था। रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनभुलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। हमने ये सारी रिक्वेस्ट पहले रेलवे और प्रदेश सरकार से की है कि आपको जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी भूमि आप ले लें और उन्हें कहीं अच्छी जगह रिहेबिलिट कर दें, पुनर्निवास उनका कर दें, किसी को कोई एतराज उसमें नहीं होगा। खबर देहरादून से, सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पिछले साल गढ़वाल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे, जबकि 11 जुलाई से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था और अब सुशील कुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने युद्ध इंटरनल सर्वे का भी सहारा ले रहे हैं। सभा के प्रस्तावित उपचुनाव पर है। अगले 1-2 दिन में पार्टी चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन करने जा रही है, जो अभी से केदारनाथ में मोर्चा संभाल लेगी। पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत भी केदारनाथ को खास फोकस पर रखा गया है। पार्टी नेताओं को निर्देश है कि बूथ लेवल तक ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को सदस्यता दिलाई जाए। पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती, लिहाजा सूत्रों की माने तो पार्टी इन दिनों केदारनाथ में इंटरनल सर्वे करा रही है। अब तक करीब दर्जन भर दावेदारों के नाम पार्टी के पास आ चुके हैं। दावेदारों की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट, बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक खत्री, कुलदीप रावत, ऐश्वर्या रावत भी दावेदार हैं। केदारनाथ के हर बूथ पर हम जितने मतदाता हैं, हमारा प्रयास होगा सभी मतदाताओं को हम अपने बीजेपी के सदस्य बना सकें। उस कड़ी में हमारे कार्यक्रम सरकार ने आगे बढ़ाई है। जहां तक प्रत्याशी का विषय है, तो जैसे चुनाव जब घोषित हो जाएगा, हम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड नामों का पहले केंद्र सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी प्रत्याशी घोषणा करेगा उसको जिताने के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके विजयी की ओर बढ़ाएगा। समय समय पर हम इसका फीडबैक लेते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आएगी उस हिसाब से हम सभी पक्षों का विचार करते हुए प्रत्याशी की लोकप्रियता क्या है, पार्टी के प्रति उसका समर्पण, उसकी निष्ठा क्या है, इन सभी पहलुओं को विचार करके पार्टी इस पर निर्णय करेगी। कांग्रेस भी पार्टी प्रत्याशी को लेकर मंथन में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम भी सर्वे करा रहे हैं, जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा उसे मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण, लक्ष्मण सिंह रावत और डॉक्टर योगंबर सिंह। केदारनाथ में जिस तरीके से सोने की चोरी को लेकर, गर्भगृह के नियमों को तोड़कर, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलकर, शंकराचार्य जी का अपमान कर जो घटना बीजेपी के शासन में भी है, उसको लेकर भी लोग आक्रोशित हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती से उस चुनाव को लड़ेगी। हमारा संगठन अपना काम कर रहा है, हमारे प्रभारी वहाँ जा रहे हैं, हमारी सर्वे चल रही है और उसके आधार पर पूरे शीर्ष नेतृत्व के संग बैठ के हम निर्णय करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां गंभीर हैं। कांग्रेस को बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ से उम्मीदें हैं, तो बीजेपी हर हाल में केदारनाथ को जीतकर खुद को साबित करना चाहती है। मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
केदारनाथ में सोना गायब होने को नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा घोटाला बताया और पूरे मामले की ईडी से जांच करवाने की मांग की। यशपाल आर्य का कहना है कि गृह मंत्रालय से जो पैरामिलिट्री फोर्स मांगी गई, मंदिर समिति को वो लेटर भी सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं पर मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी ईडी को जांच सौंपने की बात कही है। गोदियाल ने कहा, सोना चढ़ाने का ऑफर उनके वक्त पर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर मना कर दिया था। गोदियाल के मुताबिक सोना चढ़ाने वालों ने देश के कुछ और मंदिरों में भी ये काम किया, इसलिए जांच दूसरे प्रदेशों में भी होगी और वही काम ईडी करेगी। गर्भगृह में जो सोना लगाया गया, हम लगातार कहते रहे कि 228 किलो सोना गर्भगृह में लगाया गया है और वो सोना गायब हो चुका है। इसकी जांच होनी चाहिए। धर्मस्व मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए और उस जांच की क्या जांच रिपोर्ट क्या है, जांच में क्या पाया गया, हम चाहते हैं कि वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। केदारनाथ में जो सोना घोटाला है उसकी जांच जो है वो एक बृहद जांच का विषय है। वो जांच सिर्फ एक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं अध्यक्ष था मुझे इस तरह के ऑफर आए और उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमने देश के विभिन्न मंदिरों में ये काम किया है। तो चूंकि ये अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, तो इसकी निश्चित रूप में सीबीआई या ईडी के द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने केदारनाथ में कथित सोना घोटाले की ईडी और सीबीआई जांच की मांग की, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस चारों धामों को बदनाम कर रही है, जबकि पर्यटन मंत्री अपनी बात कह चुके हैं। हर विषय के प्रमाण होने चाहिए, उसके प्रमाणित के आधार पर एक जांच समिति बनी है। उस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट संभवतः पर्यटन मंत्री को दी होगी। उस पर पर्यटन मंत्री बहुत कुछ बातें बता चुके हैं। फिर भी संशय का, संतुष्टि का कोई आधार कांग्रेस का कभी बनता नहीं है और अनर्गल आरोपों को बनाकर केवल और केवल हमारे चारों धामों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर फिर से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले महीने केदार घाटी में आई आपदा के चलते कई जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि पैदल रास्ते अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किए जा सके हैं, लेकिन जो रास्ते तैयार किए गए हैं वहां से घोड़े खच्चरों से यात्रा की जा सकती है, जिसके बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि गौरीकुंड में काफी बारिश भी देखने को मिली। केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चर से यात्रा शुरू हो गई है और इस बीच केदारनाथ धाम के रास्ते पर पड़ने वाली भीम बली से एक वीडियो सामने आया। इसमें एक पीआरडी जवान एक घोड़े वाले से मोल भाव कर रहा है। आरोप है कि इस रास्ते पर चलने वाले हर घोड़ा मालिक से 500 रुपए सुविधा शुल्क के तौर पर कथित रूप से लिए जाते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि न्यूज 18 इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। 500 दे लो, चलो छोड़ लो। कितने कौन यात्रा आज भी चालू है यार भाई ना रे ना मैं पूछूं तेरी जवान नहीं रखूंगा मैं, देख ले यार मैं तेरे 500 दे लो, चलो छोड़ लो। कितने कौन गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश की बात रखी थी और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सवाल किया कि इस तरह की बात सदन में उठाने का मामला गंभीर है और इसको प्रमाणित किया जाना चाहिए। निशंक की बात से सहमति जताते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार को स्थिर करने की बात गंभीर है और ये बात अगर सदन की चर्चा का हिस्सा बनी है तो उसको प्रमाणित किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है,
इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला अपराध और पुलिस की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है, तो बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस विरुद्ध प्रदर्शन भी राज्य देखकर राजनीति के लिए करती है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार में महिलाओं के साथ अपराध पर कांग्रेस प्रदर्शन को तैयार है, तो कानून व्यवस्था की नाकामी पर पुलिस को घेरने का प्लान बनाया है। इकतीस अगस्त को कांग्रेस पूरे प्रदेश में ब्लॉक में पुतले फूंकेगी। 7 या 8 सितंबर को रुद्रपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इसके बाद हर जिले में महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेंगी। रुद्रपुर में प्रदर्शन की अगुवाई नेता विपक्ष यशपाल आर्य करेंगे, तो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत सीनियर नेता शामिल रहेंगे। मुद्दा महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ मारपीट, रेप के बाद नर्स की हत्या और मौलवी की नापाक हरकत का होगा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का डबल गेम बताया है। नेहा जोशी के मुताबिक रुद्रपुर में जिस नर्स की हत्या हुई वो यूपी की रहने वाली थी। पूरी घटना यूपी की थी, लेकिन यूपी और कोलकाता की घटना पर कांग्रेस चुप है, पर उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। लगातार हमारे प्रदेश में जिस तरह का माहौल आज आपकी सरकार में है वो शोचनीय, चिंतनीय विषय है। लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। बंगाल के बारे में तो आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि आप अपने घर, अपने प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर समाज सेवा भी शुरू होती है ना, वो अपने घर से होती है। उनके जो मापदंड हैं वो यूपी में अलग होते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तराखंड के लिए अलग होते हैं। महिला सुरक्षा की बात उठाने में भी वो देखते हैं कौन से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कौन से प्रदेश में उनके या उनके कोई जो ये पार्टनर्स हैं उनकी सरकार है। मुद्दा महिला अपराध और पुलिस सिस्टम की नाकामी का है, तो कांग्रेस घेरने का मौका नहीं चूकना चाहती और बीजेपी डबल गेम बताकर कांग्रेस को टारगेट कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हाल ही में राजाजी पार्क में डायरेक्टर के तौर पर आईएफएस अधिकारी राहुल की नियुक्ति की गई है, और अब इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शी और सभी नियमों के मुताबिक है, और सीएम धामी की भी इसमें मंजूरी है। उनियाल ने कहा कि कुछ लोग इसमें भ्रामक खबरें फैला रखे हैं। ऐसी सारी गलत खबरों का मंत्री उनियाल ने खंडन किया है। बाईपास करके डायरेक्टर राहुल जो हमारे राजा जी हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया, बिल्कुल गलत खबर है। और जो भी निर्णय है वो सर्वसम्मति से निर्णय है, और मुख्यमंत्री जी और मेरी सहमति के बाद ही निर्णय हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है अखबार के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी का, देखिए सीबीआई इंक्वायरी तो बहुतों के खिलाफ चल रही है। हमारे कई अफसर से जिन मामलों में सीबीआई इंक्वायरियाँ चल रही हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी के बाद अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अगर उसके खिलाफ आरोप पाया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी का मतलब नहीं है कि उस पूरे महकमे में जितने लोग हैं सबको आप दोषी मान लें।